जीसी क्लास के आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जब आपका साक्षात्कार होता है तो उस समय कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं और स्वाभाविक है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो वहाँ आपको किस तरीके से अपने उत्तरों को देना है और आपका जवाब क्या होना चाहिए, आज हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप जब साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं तो उस समय 3 प्रश्न वो हैं जो सामान्यतः पूछे ही जाते हैं। अब उन प्रश्नों के पूछने का क्या कारण हो सकता है, जैसे आपके विषय के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग स्टूडेंट्स कैंडिडेट आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, उन्हें मालूम चल जाता है कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अब नए क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकते, तो इसीलिए क्या होता है कि वो आपसे ही कुछ ऐसा बातें पता करते हैं जिस पर से वो कुछ प्रश्न पूछ सकें। तो देखिए 3 प्रश्न सामान्यतः जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है कि अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। और एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि हम आपको ही क्यों चुने। हम आपको ही क्यों चुने। देखिए सामान्यतः जब आपसे पूछा जाए कि अपने बारे में बताइए, तो यहाँ पर ये समझिए कि आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका संबंध है कि वो आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप संभवतः आपका उत्तर किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ही सहज हो जाइए और एक सामान्य उत्तर आप दीजिए। बनावटी उत्तर आपको नहीं देना। कई बार आप बनावटी जवाब देते हैं या कल्पना के जवाब देते हैं तो वो बिल्कुल गलत होता है। आपको स्वाभाविक आंसर देना है और बहुत ही सहजता के साथ में आपको उत्तर देना है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन मुस्कुराहट का अर्थ ये नहीं है कि आप हंस रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप उनका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो भी एक डिग्निटी है, आपसे बड़े हैं हर प्रकार से, तो आपको उनका सम्मान भी करना है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की मायूसी, नर्वस, ऐसी कोई भी बात अपने चेहरे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब जब हम बात करते हैं कि आपसे जब पूछा जा रहा है कि अपने बारे में बताइए, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। पहला अपन तैयार करेंगे। पहला प्रश्न है अपने बारे में बताइए। अब देखिए जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अपने बारे में बताइए, तो कई बार जो गलतियां करते हैं उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कि आपको क्या बताना है और आपको क्या नहीं बताना। देखिए 2 चीज़ें हैं, आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना।
सबसे पहले तो जाते ही आप क्या करते हैं, अपना नाम बताते हैं। अब सामान्यतः ये होता है कि आपका नाम उन्हें मालूम है, तो आप ये ना बोलें कि मेरा नाम ये है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप कक्ष में प्रवेश करें तो एक सामान्य अभिवादन, ग्रीटिंग, गुड, सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, शाम का समय है, दोपहरी का समय है, उसके अनुसार आप एक ग्रीटिंग करें, उन्हें विश करें। जब आपसे पूछा जा रहा है कि अपने व्यक्तित्व के बारे में बताइए या अपने बारे में कुछ बताइए, सामान्यतः इस प्रकार का प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें नहीं बतानी वो पहले सुने। आपको वहाँ पर ये नहीं बताना कि मेरा नाम ये है, बल्कि आप वहाँ पर क्या करेंगे, अपने नाम को इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम ये है या मेरा नाम इस प्रकार से है, मेरा नाम ये है। आप बहुत स्वाभाविक तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद में जब आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है तो आप अपनी 10th, 12th, ग्रेजुएशन, इनके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। ये माना जाता है कि आपने भाई 10th या 12th क्लास तो पास की ही होगी, तो आपको 10th या 12th या ग्रेजुएशन इनके बारे में नहीं बताना। फिर कई बार क्या करते हैं, आप लोग अपने माता पिता का नाम बताना शुरू करते हैं। तो आपसे आपके माता पिता के बारे में नहीं पूछा जा रहा, तो कृपया करके अपने माता पिता या किसी भी प्रकार के अपने इतिहास के बारे में आप नहीं बताइए। कई बार स्टूडेंट्स अपने कैंडिडेट अपने इतिहास के बारे में बता शुरू कर देते हैं कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके परिवार के बारे में जानना नहीं चाहते। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताइए, लेकिन अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा तो केवल आप अपने बारे में बताइए। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, तो आपको अपनी DOB नहीं बतानी। भाई कोई ऐतिहासिक घटना तो नहीं हुई है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, आपके जन्म दिवस पर क्या कोई ऐतिहासिक घटना हुई है, ऐसा तो नहीं है, इसीलिए आपको अपनी DOB जो है वो आपको नहीं बतानी। तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने साक्षात्कार को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब आपके पास में ये प्रश्न है कि सर क्या हमें बताना है, तो देखिए आप जो है शुरू करें अपने लेटेस्ट क्वालिफिकेशन से कि आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आप वहाँ से अपना इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। आपने अगर BSc किया है या आपने MSc किया है, PhD किया है, M.Tech किया है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप वहाँ पर उसके बारे में बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन को बताएंगे। जो भी आपकी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन है आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा यदि आपका कोई अचीवमेंट है, आपने कोई क्वालिफ़िकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन की है, तो आप वहाँ पर अपनी कोई भी एक्स्ट्रा जो टैलेंट है वो आप बता सकते हैं कि आप में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है। इसके अलावा आपसे हॉबी के बारे में पूछा जाता है, तो आपको अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम करना है। आपको हॉबीज़ पता होनी चाहिए, हॉबीज़ आपका बतानी है, 2-3 लाइनों में बता दीजिए। और अगर उसके बाद वो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसके आप अपनी हॉबी को अच्छे से तैयार करिए। आपकी हॉबी कोई भी हो सकती है, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, गार्डनिंग करना, म्यूज़िक सुनना, रीडिंग, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। लेकिन जो भी आपकी हॉबी हो, आप उसके बारे में पूर्ण जानकारी आप रखें। अगर आपने कहा कि रीडिंग मेरी हॉबी है, तो हो सकता है कि अगला प्रश्न यही हो कि आपने अभी लास्ट में कौन सी बुक पढ़ी, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपने कहा सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गाना आपने सुना या
सिंगिंग आपकी हॉबी क्यों है। तो जो भी हॉबी आप बता रहे हैं आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि संभवतः उस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपने कोई उपलब्धि हासिल की है तो आप वहाँ पर अपनी किसी भी उपलब्धियों को बता सकते हैं। अब उपलब्धियों का बताने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाएं और अपनी तारीफ़ें खुद करना शुरू कर दें। एक दो पंक्तियों में आपकी जो भी छोटी मोटी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं वो आप बता दें। कई बार ये देखा जाता है कि कैंडिडेट जो है उपलब्धियों की जब बात करते हैं तो ये शुरू हो जाते हैं कि मैंने ये भी एग्ज़ाम पास किया है, वो भी एग्ज़ाम पास किया है। अब यहाँ पर आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा अपनी उपलब्धियों में ये नहीं बताना कि आपने नेट किया या आपने जो है और भी कई एग्ज़ाम पास किए हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत स्वाभाविक तरीके से, अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए तो कुछ एक या दो एग्ज़ाम्स के बारे में आप बता दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन, आपका जो एक्स्ट्रा टैलेंट है, आपकी हॉबीज़ है, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं वो आप जो है वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब अपने इंटरव्यू के बारे में बताएंगे फिर आप यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट को भी यहाँ पर बता सकते हैं कि आखिर आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी कि जो क्षेत्र जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपकी रुचि क्यों हुई है, तो वहाँ पर जो है आप बता सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो है इस सवाल का आंसर कि अपने बारे में आप बताइए। तो आप अपने बारे में इस प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को, अपना जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस इंट्रोडक्शन में आप इन सभी बातों को समाहित कर सकते हैं और इन सभी बातों को समाहित करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। तो देखिए, जब आपसे ये पूछा जाता है कि आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना या आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हो। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि या तो आपने कोई डिग्री हासिल की है, आपने कोई डिग्री हासिल की है और डिग्री का मतलब है कि आपकी कोई एजुकेशन इस प्रकार की रही है और उस एजुकेशन को लेने के बाद में अब आपने मन बनाया है कि आप ACF या फॉरेस्ट्री या इस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो आपकी डिग्री क्या क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपने BTech किया हो सकता है आपने MTech किया हो सकता है कि आपने कोई PhD की है और हो सकता है कि आपने कोई इसी प्रकार की कोई डिग्री की है जिसका संबंध इंजीनियरिंग से है। जैसे ही आप अपने साक्षात्कार में यह कहते हैं कि मैंने BTech किया है, MTech किया है या मैंने इसी क्षेत्र में कुछ और योग्यता हासिल की है, तो अगला प्रश्न, PhD को एक बार हटा देते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो आपसे ये कहा जाएगा कि फिर आप जो है IES यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी तो जा सकते थे, आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना। अब वहाँ पर आप ये इस प्रश्न का जवाब तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे ये भी पूछ ले कि आपने BTech किया, MTech किया, आपके ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है और अब आपने जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं जो कि फॉरेस्ट्री का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है या जो आप पर खर्चा हुआ है
उस खर्चे का कोई उपयोग नहीं रहेगा तो आपने तो इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो वहाँ आप अपना जवाब तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ या मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल झूठ लगेगा, गलत लगेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। तो वहाँ अगर आप ये कहते हैं कि समाज की सेवा करना चाहता हूँ मैं, तो हो सकता है कि वो आपसे ये भी कह सकते थे कि फिर तो आप IES भी बन सकते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते थे। आप वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ भी तो आप सेवा कर सकते थे, आपके पास वहाँ भी विकल्प थे, आपके पास में वहाँ भी चुनाव के अवसर थे। तो आपको अपना आंसर जो है वहाँ तैयार कर लेना है। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि आपने बीटेक किया या आपने एमटेक किया और फिर आपने IES को चुनने की बजाय आप इस क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और आपने जो है ACF या जो भी आपका एग्ज़ाम जो है FRO या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपने चुना, तो आप वहाँ ये कह सकते हैं कि मैंने अपने बीटेक या एमटेक के दौरान जो है, मान लीजिए आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है, एमटेक मैकेनिकल से किया है आपने, तो आप वहाँ ये जवाब दे सकते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान पेड़ पौधों पर एक रिसर्च की और वहाँ पर मैंने ये पाया कि मैं कोई एक ऐसा मशीन, एक ऐसा टूल बना सकता हूँ जिसका प्रयोग मैं अपने पेड़ पौधों के लिए और वन्य जीवों के लिए मैं कर सकता हूँ और उससे मुझे काफ़ी अच्छा हम सुधार कर सकते हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि काफ़ी अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं जो अपनी एजुकेशन है, जो मेरा बीटेक एमटेक है या जो मेरी टेक्नोलॉजी है, मैं उस तकनीकी का प्रयोग जो है पेड़ पौधों के लिए, वन्य जीवों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, रखरखाव के लिए मैं कर सकता हूँ, जिससे आने वाले समय में देश को और समाज को एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा, एक बेहतर विकल्प प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपने इस IES के प्रश्न का बचाव कर लिया, क्योंकि आप जब भी कोई उत्तर देंगे तो आपका आंसर जो है वो एक बचाव रखते हुए होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आपके आंसर से, आपके जवाब से अगला प्रश्न तैयार हो और वो आपके जवाब के बाद में अगला प्रश्न पूछें आपसे, तो वो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो सबसे बड़ी कमी है। आपको इस प्रकार का जवाब तैयार करना है कि वो अब आपसे उस जवाब के बाद कोई और प्रश्न ना पूछ पाए। मान लेते हैं कि आपने BSc किया या आपने MSc की डिग्री हासिल की, हो सकता है कि आपने PhD किया है, हो सकता है आप नेट करके आए हैं, आपने सेट का भी एग्ज़ाम दिया और आपने मान लेते हैं कि और कोई अन्य क्वालिफ़िकेशन भी इसी प्रकार के अर्जित की है। तो आपसे स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब इतना पढ़ने के बाद में, इतनी एजुकेशन लेने के बाद में आप जो है इस क्षेत्र की ओर आप क्यों आना चाहते हैं, आपका क्यों मन बना इस क्षेत्र की ओर। यहाँ पर आपको जो जवाब तैयार करना है वो इस प्रकार से आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये कह सकते हैं अब कि मेरा जो रुझान है या मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस क्षेत्र की ओर एक लंबे समय से था। अब जो गलती आप करते हैं वो गलती ये करते हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं शुरू से इस क्षेत्र में आना चाहती थी। तो शुरू से का क्या मतलब है? क्या जन्म लेते ही आपकी इच्छा हो गई कि भाई इस क्षेत्र में चलें? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं, इस प्रश्न के जवाब में भावनात्मक पक्ष आप रखिए और अपने जीवन की किसी घटना को इससे जोड़ दीजिए, क्योंकि अब नहीं भी है तो भी आप बोल दीजिए। क्योंकि क्या होगा कि जब आप कोई घटना का जिक्र करेंगे तो ऐसा लगेगा, स्वाभाविक लगेगा और एक भावनात्मक लगाव लगेगा और एक वास्तविकता लगेगी और यहाँ पर जो क्रॉस क्वेश्चन होंगे उसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अब आप ये कह सकते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था या पढ़ती थी तो वहाँ पर हमारे स्कूल के एक सीनियर, उनका चयन ACF के पद के लिए हुआ था या इसी में जो भर्ती निकली है उस ACF या FRO के पद के लिए हुआ था और उन्हें
हमारे स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी, कोई भी आप बता सकते हैं, ये वार्षिक सम्मेलन बोल सकते हैं, उसमें उनको अतिथि के रूप में बुलाया गया। उनका बहुत सम्मान किया गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। और उन्होंने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने ACF और FRO के पद की विशेषताओं के बारे में बताया, उसके कार्यक्षेत्र के बारे में बताया और उसमें मिलने वाले अन्य प्रकार के लाभों को बताया और किस प्रकार से उस क्षेत्र में बेहतर विकल्प कर सकते हैं वो बताया। उसी दिन से मैंने मन कर लिया था कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊंगा या जाऊंगी। मैं जब घर आया तो अपने माता पिता को भी मैंने बताया, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया, या मुझे उस व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो उन्होंने भी मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया। तभी से मेरे मन में एक बीज उत्पन्न हो गया था कि मैं इस क्षेत्र में आगे आऊं और अब मुझे मौका मिला है तो मैं अपने उस प्रेरणा को, मैं अपनी उस इच्छा को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस क्षेत्र का चुनाव किया। जब आप इस प्रकार से बोलते हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक लगेगा कि वास्तव में आपकी रुचि है, वास्तव में आपका इंटरेस्ट है, आप जो है इस क्षेत्र में वास्तव में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जवाब देना है कि आपकी रुचि इस क्षेत्र में क्यों है, आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब शुरू करते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन तो आप इस प्रकार से जवाब देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपके बैकग्राउंड यानी कि आपने की पृष्ठभूमि मान लीजिए टीचर की रही है, शैक्षणिक रही है, साइंस की रही है या इंजीनियरिंग की रही है, तकनीकी की रही है, तो एक बिल्कुल विभिन्न क्षेत्र है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री यानी कि जो जंगल का जो क्षेत्र है बिल्कुल ही अलग है। उस क्षेत्र से आप किस प्रकार से अपनी बातों को जोड़ेंगे, यह जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसे किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप एक काम करिए, नोट्स बना लीजिए और हर एक पॉइंट को लिखते जाइए, समझिए कि आप किस प्रकार से वहाँ अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो वहाँ आपको बिल्कुल सहजता के साथ में अपनी बातों को रखना है। कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, किसी की को प्रेरणा मान सकते हैं, अगर नहीं भी है तो जवाब तैयार कर लीजिए। और इस प्रकार से अगर आप किसी भी उत्तर को देते हैं, किसी आंसर को देते हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर उसके अलावा जैसे आपसे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपने जो क्वालिफ़िकेशन अर्जित की, जैसे मान लीजिए जब आप बता रहे हैं अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, तो आपने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए उन्हें कहा कि आपने इस क्षेत्र में जॉब किया। मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रही हैं, आप किसी जॉब में हैं, जॉब आपका प्राइवेट भी हो सकता है, जॉब आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है कि आप कोई टीचर हों, हो सकता है कि आप एक लेक्चरर हो सकता है कि आप अन्य कोई एम्प्लॉय हो, और आपने लंबे समय से कार्य का अनुभव प्राप्त किया है। मान लेते हैं कि आपने 5 साल से भी ज़्यादा का अनुभव आपने क्षेत्र में प्राप्त किया है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने 5 साल या 10 साल इस क्षेत्र को दिए, तो अब आप बिल्कुल एक नए क्षेत्र में आ रहे हैं। आप जब ACF बनेंगे तो आपको नए क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। तो आपने इतना अनुभव प्राप्त किया तो आपको तो इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए था। अब आप इस नए क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? तो वहाँ पर जो आपका ये जवाब है, आपका एक रुचि की बात है, तो वहाँ पर आप इस जवाब को दे सकते हैं। कभी भी जब आपका साक्षात्कार है तो आप एक ब्लेमिंग नेचर को आप लेके ना चलें, नकारात्मक उत्तर को आप लेके ना चलें। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आई थी, या मुझे मौका ही नहीं मिला आने का, या मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी। तो वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आज तकनीकी बहुत ज़्यादा विस्तृत है, सोशल मीडिया का समय है, मोबाइल क्रांति है। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि आपको गाइडेंस का अभाव था।
या आप में जागरूकता नहीं थी, आपको या आपको मिला नहीं जिसने आपको नहीं बताया हो, इस प्रकार की अगर आप बातें करते हैं तो एक काल्पनिक बातें लगती हैं और ये एक नकारात्मक मैसेज जाता है, एक नेगेटिव मैसेज जाएगा बोर्ड को, और वो भी सोचेंगे कि आप जो है लोगों को ब्लेम देते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप उस जिम्मेदारी को ढंग से ना निभाएं और आप दूसरों को दोष दें कि भाई इसकी वजह से मुझे ऐसा हो गया। तो ये जो है नेचर आपको वहाँ नहीं बताना है। अब आपको, अगर आपने नौकरी, जॉब या किसी भी क्षेत्र में आप लंबे समय से आप रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है अपनी खूबियों को बताएं। अगर आप टीचर हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने अपने टीचिंग के दौरान अपने आसपास के पर्यावरण को सुधारने के लिए कुछ कार्य किए। मैंने वहाँ पर लोगों को, जनजीवन को जागरूक किया, बालकों को, छोटे बच्चों को शिक्षित किया, उनके माता पिता को शिक्षित किया, पर्यावरण के महत्व को समझाया। वहाँ उस क्षेत्र के जो एमएलए हैं या कोई मंत्री है, उन्होंने मेरे कार्य की प्रशंसा की और इस प्रकार से मैंने जो है वहाँ पर रहते हुए इसका महत्व समझा और मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँगी। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट क्षेत्र में सर्विस कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं कि मैंने अपने कभी किसी समय में अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ लोगों को जागरूक किया वन्य जीवों के लिए या पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ पर आप जो है अपने उस प्रश्न को के जवाब में इस प्रकार से वहाँ से एक जवाब तैयार कर सकते हैं कि मेरा जो क्षेत्र है वो तो मैंने अनुभव तो इतना किया, लेकिन मैंने किसी समय में कुछ कार्य किए थे जो मैंने पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में किए, या मैंने वो कार्य जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए किए थे और उस कार्य को करके मुझे बहुत ही ज़्यादा आत्मिक सहानुभूति, मुझे बहुत ही आत्मिक सुख मिला और मेरे कार्य की लोगों ने प्रशंसा की। तब से मैंने मन बना लिया था कि यदि कभी भविष्य में मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इस क्षेत्र के लिए कुछ करूँगी या करूँगा। तो आपको क्या करना है कि अपने उत्तर को, अपने जवाब को जोड़ें। तो आपको क्या करना है कि जवाब को पर्यावरण, वन्य जीव से जोड़ें। कोई विशेष कार्य तकनीकी को बताएं। उसके अलावा नकारात्मक जवाब से बचें। नकारात्मक नहीं बोलना। कई बार आप नकारात्मक बोल देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, वो गलत है। आपको नकारात्मक जवाब से आपको बचना है। अपने किसी भी जवाब को पर्यावरण से आप जोड़ें। आपने अपने कार्यकाल में कोई अनुभव लिया है तो उस अनुभव का आप उससे ज़रूर जोड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर ये एक मैसेज जाएगा बोर्ड की ओर कि आपने अपने जॉब में रहते हुए जिसमें आपने लंबा समय गुजारा और वहाँ पर आपने वन्य जीवों के लिए या पर्यावरण के लिए कोई कार्य किया था, आपने कोई विशेष तकनीकी का प्रयोग किया था या आपने कोई विशेष अवेयरनेस प्रोग्राम किया है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगा और आपने ये सोचा कि अगर भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इसका उपयोग जो है समाज के विकास के लिए कर सकता हूँ।